शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है। गिरने पे होती है तकलीफ, गिरने पर होती है तकलीफ, पर तकलीफ ही इंसान को चलना सिखाती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, सॉल्यूशन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा एक जो लास्ट में हमारे टॉपिक रह गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो उसको पहले समझेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें जो मेन थिंग याद रखनी है वो है आपके पास, the colligative properties is directly proportional to moles fractions या moles of solute particles। आपको ये फोकस रखना है इस बात पर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट और नेचर ऑफ द सॉल्यूट और केमिकल फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूट, ये दोनों पे जो है वो डिपेंड नहीं करती है, बट नंबर्स पर वो डिपेंड करती है। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपना नया टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए तो बात कर लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी of solid in liquid। फर्स्ट में हम इसे समझेंगे, उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो, आपने समझा है, दो चीजें पहले समझ लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, उस पर हमने बात की, तो हमारे पास वहां से हेनरी लॉ जनरेट हो गया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वहां से हमने जो लर्न किया और समझा और पढ़ा, उसमें हमारे पास जो चीज निकल के आई वो राउल्ट लॉ था। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है, जैसे कि हमने गैस की बात की तो वोलेटाइल नेचर की है ही गैस, तो वैसे पार्टिकल्स। लिक्विड, मोस्ट ऑफ लिक्विड्स में भी वोलेटाइल इन नेचर और नॉट वोलेटाइल इन नेचर। तो लिक्विड भी वैसे वोलेटाइल की नेचर में आ रहा है, लेकिन सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल्स में है। किसमें? नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल्स क्या होता है? हम नॉन वोलेटाइल टर्म की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या जो भी हम लेंगे, क्योंकि हम जो कम अमाउंट में डालते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो हम जो ले रहे हैं अब सॉल्यूट वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल्स का मतलब क्या है? जैसे कि फर्स्ट हम वोलेटाइल समझते हैं, फिर नॉन वोलेटाइल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। वोलेटाइल्स क्या है? वोलेटाइल कंडीशन है एनी सॉल्यूट और एज अ, जैसे लिक्विड की बात करें तो एनी लिक्विड और सॉल्यूट absorb the heat energy and it will be convert into vapors, है ना? तो ये क्या होगी? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में, यानी कि वेपराइजेशन प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं। तो जो कोई भी वो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो जितना जल्दी, फास्टली, रेडिली जो जितना जल्दी कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे हम वोलेटाइल नेचर। इसी बात को हम जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। We take a petrol and other one is water। अब हमने पेट्रोल लिया और वाटर लिया। पेट्रोल और वाटर में से मैं कहूं तो पहले कौन वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जल्दी कौन उड़ जाएगा, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए कि उड़ कौन जाता है जल्दी, कन्वर्ट कौन हो जाता है वेपर्स में। उड़ने का मतलब कन्वर्ट होके वेपर्स में कौन कन्वर्ट हो जाता है? तो आपका सीधा सा आंसर है सर पेट्रोल। तो पेट्रोल की वोलेटाइल नेचर बेटर है, वो वोलेटाइल नेचर का है एज कंपेयर टू वाटर। तो एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है ये भी समझिए, हाउ टू पॉसिबल, है ना? ये कैसे हो रहा है, उसके अंदर की बात उसको फील कीजिए एक बार।
कि पेट्रोल जो है सरफेस में रखते ही वो कन्वर्ट हो गया, है ना। जैसे कि हम इसी बात को दो तरीके से समझते हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये कन्वर्ट कैसे होता है। देखो, पेट्रोल जहां पे भी आपने रखा वहां से वो एनवायरमेंट से या सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने पेट्रोल यहां रख दिया तो यहां पेट्रोल रखते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो सरफेस है, बॉडी सरफेस एरिया से हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। और उसको कम एनर्जी पे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हीट एनर्जी लेते ही और वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कहेंगे हम वोलेटाइल नेचर। वाटर को रखो तो वो इतना इजीली जो है वेपर्स में कन्वर्ट, क्योंकि उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टेम्परेचर पर वो जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है। आपने एक बात और 9th क्लास में पढ़ी होगी कि वाई द एनी लिक्विड्स फील अ कोल्ड। कोई भी लिक्विड है वो जो फील करवाता है वो कोल्ड क्यों फील करवाता है। जैसे कि नेल रिमूवर है, पेट्रोल है, आप टच करते हो पेट्रोल को तो आपको ठंडा फील होता है, नेल रिमूवर है ठंडा फील होता है, क्यों? हाउ टू पॉसिबल द टू लिक्विड्स एट सेम टेम्परेचर बट वन लिक्विड इज गिवन फीलिंग्स और कूल एंड वन इज नॉट गिवन अ फीलिंग कूल। जैसे कि वाटर और हम बात कर रहे हैं वाटर और पेट्रोल की। पेट्रोल लगाओगे तो कूल फील होगा, जबकि वाटर जो है वो कूल फीलिंग नहीं देगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? पेट्रोल कूलिंग दे रहा है, वाटर कूलिंग नहीं दे रहा है, और दोनों कहां है? रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम टेम्परेचर पर एक कूलिंग दे रहा है, एक कूलिंग नहीं दे रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? आप सोच सकते हो क्या कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेम टेम्परेचर है दोनों का, और एक कूलिंग दे रहा है और एक कूलिंग नहीं दे रहा है? ये ऐसे नहीं, इसका अंदर की बात प्रोसीजर समझोगे तो समझ में आएगी। हाँ, टेम्परेचर सेम है फिर भी एक कूलिंग दे रहा है और एक नहीं, तो टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो समझाता हूं। जैसा पेट्रोल ने आपको ठंडा फील करवाया, तो क्यों, कैसा होगा? जैसे ही सरफेस एरिया पे पेट्रोल डाला, इस सरफेस की एनर्जी पेट्रोल एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सरफेस पे जिस एरिया पे पेट्रोल पड़ा वहां पर टेम्परेचर डाउन हो गया। जितना भी टेम्परेचर है, मान लीजिए कि बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन हो गया। डाउन हो गया क्योंकि वो एनर्जी तो कौन एब्जॉर्ब कर गया? पेट्रोल। और फिर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में या अपनी बॉडी के और पार्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ तो यहाँ कैसा फील होगा? ठंडा, कूल फील होगा। इसलिए, और वाटर कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है इस बॉडी टेम्परेचर पर, तो वो फिर इक्वली टेम्परेचर फील करवाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल के टच करने पर वो हमें ठंडा फील क्यों होता है। जो हमने नेल रिमूवर लिया जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, उसको टच करने पर वो क्यों ठंडा फील हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर जो नहीं वोलेटाइल यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो नॉन वोलेटाइल कंडीशंस होगी। जैसे सोल्ट ले लो, सोल्ट को कितना गर्म कर लो वो नहीं वोलेटाइल होगा। चलिए, आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की कंडीशन समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट पर। ओके, तो हमने क्या किया सर? वी टेक अ बीकर एंड फिल विद द वाटर। वाटर लिया, इस वाटर में हमने क्या किया? सोल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? सोल्ट। सोल्ट एज अ सोल्यूट है एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट है। क्या है आपके पास? सॉल्वेंट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें आपने ली है और दोनों को ही आपने इसके अंदर फिल किया है बीकर के अंदर, और ये सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि जो सोल्यूट है वो तो वेपर्स में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। यानी कि मैं ये कहूं कि इसके अंदर आपने क्या क्या कर दिया? सॉल्ट प्लस वाटर H2O ये फिल हो गया, और यहां पर यहां तक एक फिल है और हमने इसको क्लोज सिस्टम। तो यहां पर जो वेपर्स बनेगी ना, वेपर्स बनेगी कहां पर? इस एरिया पे जो वेपर्स बनेगी, उस पूरे वेपर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो टोटली किसका है? क्या सोल्यूट का है? सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल है तो सोल्यूट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वेपर फेज ऑफ द दिस बीकर या सॉल्यूशन हम बोल दे। तो जो सॉल्यूशन की टोटल वेपर फेज जो बन रही है उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब जहां पर जितना भी वेपर फेज बना है वो टोटली सिर्फ और सिर्फ किसका है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन है।
किसका है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन के अंदर है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो ये जो है वेपर्स बनाएगा नहीं, वेपर्स बनाएगा नहीं तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर दो चीजें समझनी है सर। एक तो समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है उसके अंदर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। किसके इक्वल होगी? सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर की इक्वल होगी, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यस, एक और कंडीशंस, अगर मैं कहूं यहां पर सिर्फ मैंने वाटर एज अ सॉल्वेंट जो है लिया है और इधर में दूसरा जो भी सॉल्ट है तो सॉल्ट है ही, चलो इससे तो हमें कोई खास मतलब नहीं, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं अगर मैं इसको सिर्फ प्योर फॉर्म में ले रहा हूं, प्योर फॉर्म में ले रहा हूं और इस टाइम पे यहां पर जो वेपर्स बन रही होगी, वेपर बनी होगी और उसका वेपर प्रेशर लगेगा, तो यहां पर जो वेपर्स बनेगी ना बेटा उसके अंदर कौन होगा सर? यहाँ पे भी उसका प्योर सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इसके अंदर, इस वेपर्स के अंदर, इस वेपर में 100% होगा। तो यहां पर भी सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं? सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर के ही है सर, यहां पे भी है, तो इसको क्या बोलोगे? इट्स अ प्योर, इट्स अ प्योर। वहां पे भी है लेकिन इसमें फर्क है। क्या फर्क है? मैं प्योर को डिनोट कर देता हूं इससे नोट से, PA नोट। दिस इज द वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय PA नोट। और यहां पर सर ये सॉल्यूशन बन गया है, हालांकि मुझे पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिसिपेशन है वो सॉल्वेंट का है, लेकिन ये सॉल्यूशन बन गया है, जबकि यहां सॉल्यूशन नहीं है, ओनली प्योर सॉल्वेंट है। ओके, तो यहां पर मैं इसको जो मैं कह रहा हूं प्रेशर जो बोल रहा हूं वो टोटल होगा या सॉल्यूशन का होगा? किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। मैं ये बोल देता हूं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चाहे उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि वो किसके इक्वल होगा? ओनली PA के इक्वल होगा। मतलब PA कौन है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है। अब सुनिएगा, इस वेपर प्रेशर में और इस वेपर प्रेशर में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रही है ना वो ज्यादा है, PA नोट इज ग्रेटर देन PA। ये PA जो है इससे ज्यादा है PA नोट। या ये किसके इक्वल आई सर? हमने कहा PS के इक्वल आई, तो आप यहां चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो PA नोट इज ग्रेटर देन PS। PS भी बोल सकते हो, PS भी बोल सकते हो, है ना, सॉल्यूशंस की जो है उसके इक्वल। क्यों ज्यादा है? अरे भाई जब हमने इसमें कोई नहीं है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल से, तो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन होगा सिर्फ और कुछ नहीं होगा, तो वो उसके हिसाब से जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इसके अंदर सोल्ट के पार्टिकल्स डाले तो सॉल्वेंट और सोल्ट के पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट के भी और सोल्यूट के भी, सोल्यूट हमारा सोल्ट है, वो भी पार्टिकल्स इसमें है, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना, यानी कि सोल्ट के जो पार्टिकल्स है ना वो क्या कर रहे होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके होल्ड कर रहे होंगे। यहां पर ये क्या कर रहे होंगे? वाटर के जो पार्टिकल्स है अब उनको होल्ड कर रहे होंगे, जबकि यहां पर कोई होल्ड करने वाला था ही नहीं, तो उस हिसाब से वो जा रहे थे। अब यहां पर एक और आ गया जो उसको होल्ड करके पकड़ के रखा हुआ है ना। यहां पर जितने भी सोल्यूट पार्टिकल्स है वो मोस्ट ऑफ वाटर के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई था ही नहीं होल्ड करने वाला, तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स थोड़े कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू यहाँ। यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं, उस हिसाब से जा रहे हैं। यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल्स रोक रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं अट्रैक्शन से। NaCl लिया है तो Na प्लस और Cl माइनस है, तो ये कैसे होल्ड करेंगे? ये पॉजिटिव है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन पार्ट को होल्ड करेंगे, उधर अट्रैक्शन में लेंगे, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे, पॉजिटिव में रहता है, इस तरह से होल्ड करेंगे जिससे हाइड्रोजन एनर्जी बनती है ना। ये पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन एनर्जी में इस तरह के केस बनते हैं। तो ये यहां पर होल्ड कर रहे हैं, तो जो बनने वाली वेपर प्रेशर है वो थोड़ी कम होगी, किससे? प्योर से। तो ये बात नोटिस रखनी है हमें यहां से दो बातें समझ में आई। क्या सर? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस
वो इक्वल होगी पीए, क्यों? क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। ओके, दूसरी बात ये भी समझनी है सर, यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा और प्योर में जो वेपर प्रेशर बनेगा वो प्योर वाला ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वो रोकने वाला कोई नहीं है, तो वेपर प्रेशर में पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे, जबकि यहाँ होल्ड करने वाला है तो वेपर प्रेशर में पार्टिकल्स कम जाएंगे। आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई होगी, इसीलिए मेरे को ये बात यहाँ पर समझानी थी। ओके, अगर ऐसा हुआ है तो हमें एक चीज समझनी है, कहां से? फ्रॉम राउल्ट लॉ। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। हमने दो बातें समझी है, कौन कौन सी बातें समझी है देखो जरा। सर इस पूरे मैटर से क्लियर होके जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया सर? पी एस इक्वल टू पी ए, यस, एंड PA नोट इज ग्रेटर देन PA और PS, या इसको ऐसे बोल दो, PA नोट इज ग्रेटर देन PS, एक ही बात है दोनों में। ये समझ में आई ये बात, वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ में, राउल्ट्स लॉ जानते हैं, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, PA प्लस PB। PA सॉल्यूशन का लिया हुआ है, एनसीईआरटी ने कंसीडर किया हुआ है, उसकी बुक में जो बोला गया है, जो PA एप्रोप्रेशन से ये किसका है? सॉल्वेंट का है, और PA जो है किसका है? सोल्यूट का है। अब मुझे बताओ कि हेयर PB जो है, PB ये राउल्ट लॉ है ना। अब PB क्या है आपका सर? PB इज नेग्लिजिबल या जीरो। PB इज इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज PB क्या है? सोल्यूट के वेपर प्रेशर, और सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या है? जीरो, बिकॉज द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वो वोलेटाइल नेचर का नहीं, इसीलिए वेपर्स में नहीं जा रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। ओके, अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो गया आपके पास? P टोटल इक्वल टू PA। क्या हो गया? P टोटल इक्वल टू PA, यानी कि आपका P टोटल जो है वो PA के इक्वल हो गया। वेरी गुड, क्या हो गया? PA के इक्वल हो गया है। चलिए, P टोटल इक्वल टू PA, और PA क्या था? फ्रॉम द राउल्ट लॉ, PA, व्हाट इज द PA? PA इक्वल टू PA नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये था, यही था ना। और ये P टोटल क्या आ गया? सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है, P टोटल को PS बोल सकते हैं। P टोटल को क्या बोल सकते हो? अरे P टोटल क्या है? PS बोल सकते हो ना। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि वो सॉल्यूशंस की तो बात कर रहा है, यहाँ सॉल्यूशन ही तो है, P सोल्यूट P सॉल्वेंट दोनों मिलके होंगे। यस, अब देखो आपके पास PA है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं PS इक्वल टू PA, मैं P टोटल की जगह कहां पर मैं फिल कर रहा हूं, पुट द वैल्यूज ऑफ PA एंड PT दोनों को। तो किसमें कर रहा हूं? इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये है, कौन सी? ये निकल गया, इसमें कर दो पुट, PS बोल दो इसको, और PA नोट XA। हम ये भी जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था वहां पर, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है? 1। और अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? XA की, तो XA इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस XB। सही है, पुट कर दो इसमें, PS इक्वल टू PA नोट, क्या वैल्यूज पुट कर दूं? 1 माइनस XB, इसको मल्टीप्लाई करो, PS इक्वल टू PA नोट माइनस PA नोट XB। सही है, मैं इस वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर दूं, PA नोट को इधर ट्रांसफर कर दूं। अगर मैं PA नोट को इधर ट्रांसफर करूंगा तो PS माइनस PA नोट इक्वल टू माइनस
पी ए नोट एक्स बी, एक्स बी सही है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए इसका माइनस साइन हटाऊं, इसका माइनस साइन हटाऊं कैसे सर, दोनों को मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस और इधर भी मल्टीप्लाई बाय माइनस, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, है ना, ये प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका पी ए नोट माइनस पी एस इक्वल टू, और इसका माइनस माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पी ए नोट एक्स बी, ये लो साहब हो गया। मैं क्या कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये कहां जाएगा, नीचे हो गया पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एक्स बी। वेरी गुड, ये फाइनल चीज निकल के आ गई है। क्या है आपके पास, वैसे भी हम जानते थे कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी ए या पी एस, ये ज्यादा है और ज्यादा में से छोटा यानी स्मॉल वाला माइनस होता है, तो वो देखो प्रूव होके आ गई बात यहां से, है ना, डेरिवेशन से भी प्रूव हो गई कि माइनस करना है। और जब ये निकाला तो हमने क्या देखा, जो प्योर वेपर प्रेशर है उसमें माइनस किया पीएस यानी सॉल्यूशन को, तो वो क्या होगी, और दूसरी बात कि प्योर में इसमें क्या हो गया, कम हुआ ना, प्योर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ है तो ये क्या हो गया, लोअर हुआ है, क्या हुआ है, लोअर हुआ है। प्योर के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है उसमें क्या हुआ है, लोअरिंग हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर, और किसमें हुई है, वेपर प्रेशर में। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया आपके पास कि रिलेटिव लोअरिंग, और रिलेटिव है, इसके इसके रिलेटिव है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब ये किसके इक्वल है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी इज अ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर नीचे हमारे पास जो चीज निकल के आई है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, या मोल्स ही बोल दो आप, फ्रैक्शन तो वही है ना, पार्टिसिपेशन कितना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये लो साहब, एक नई चीज निकल के आई है, वो कौन है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है उसकी, किसकी आई है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है उसके पार्टी यानी इसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो हमने तो वही कहा है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है कुछ ना कुछ मामला, है ना, तो ये नई चीज है, और इसी को हम पढ़ेंगे रिलेटिव, यानी कि टोटल किस पे कर रही है, सिर्फ मोल्स पे कर रही है ना, अरे उसके पार्टिकल्स पे ही तो कर रही है, अगर उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है तो मैंने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सिर्फ वो किस पे डिपेंड करती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है ना, उसके केमिकल्स पर डिपेंड नहीं करती है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस पे कर रही है, उसके मोल्स कितने हैं उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहां से हमारा एक नई चीज जनरेट होके आ गई, वो है क्या, मोल्स फ्रैक्शंस, और वो किसके है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इक्वल है। चलिए ये बात समझ ली, अब हम स्टार्ट कर देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Now we talk to about the colligative properties, and colligative properties is directly proportional to mole fractions या moles of solute particles या number of moles of solute particles। तो colligative properties क्या है, वो किसके, यानी कि आपकी जो colligative properties है और directly proportional to number of solute particles,
किस पे डिपेंड कर रही है? सॉलिड पार्टिकल्स इस पे डिपेंड कर रही है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स और केमिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स, उसके केमिकल्स पर और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। जस्ट फॉर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। मान लीजिए कि हमने एक लिया है, शुगर लिया है। क्या लिया है? शुगर। शुगर लिया है। और दूसरा हमने यूरिया लिया है। क्या लिया है? यूरिया। और मैंने शुगर के किसके साथ? वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया, और इधर भी क्या है? वाटर के साथ लिया है। यहां पर मैंने शुगर का पता है क्या किया है? 1 मोल लिया है। कितना लिया है बेटा? 1 मोल। और यूरिया भी क्या लिया है? 1 मोल। दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू पार्टिकल्स ऑफ द यूरिया। पार्टिकल्स ऑफ शुगर जो है वो पार्टिकल्स ऑफ यूरिया के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए तो हम बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, और उसका क्या मीन्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दोनों की सेम होगी, कोई चेंज ही नहीं होगा। इसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा कि ये यूरिया है, ये शुगर है, इसके होने से कोई चेंज नहीं आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है? पहले उसकी बात कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव नंबर 1 रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर जो हमने अभी भी पढ़ा है उससे। सेकंड आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसमें एलिवेशन है? बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर का है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ नंबर इज ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर है ना? क्या है? ऑस्मैटिक प्रेशर है। तो आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड ऑस्मैटिक प्रेशर्स, है ना? तो ये है आपके पास। इन चीजों को हम देखेंगे। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि शुगर का मैंने अगर 1 मोल लिया है, 1 मोल, और यूरिया का मैंने 1 मोल लिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल लिए, तो मैं दोनों के लिए रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर्स निकालूंगा ना तो इक्वल ही आएगा। मैं उनके लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करूंगा ना, दोनों के लिए वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। इसकी वजह से कोई फर्क नहीं होगा कि ये शुगर है, ये यूरिया है, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात निकालू दोनों के लिए, अगर सेम पार्टिकल्स लेके तो दोनों के लिए सेम आएगा, इक्वल आएगा। ये मीन्स है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि वो डिपेंड सिर्फ किस पे करती है? पार्टिकल्स पर करती है। उसके केमिकल फॉर्मेशन अलग होने की वजह से उसमें कोई चेंज आए ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर पर। तो ये 4 नेम आपको पता हो गए होंगे। अब इसमें से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपके पास? चलिए रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर। अभी अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है कि रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर क्या होता है और कैसे आपने कैलकुलेट किया। आपने जस्ट निकाला, डेरिवेशन आप पीछे देख सकते हो। रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर क्या था? ए नॉट माइनस ए एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसे हम कहते हैं रिलेटिव lowering वेपर प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शंस क्या होता है आपके पास? सर मोल फ्रैक्शंस होता है
मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में कौन कौन आ जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स, यानी Na और Nb, ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द मोल्स ऑफ जिसके भी आप निकालना चाहते हो, तो मैं यहाँ किसका निकालना चाहता हूँ, बी का, बी इज अ सॉल्यूट, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं इसके अंदर, है ना। तो यहां पर यानी एक्स बी की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, क्या लिख दूं, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स बी। इसके एक्स बी की वैल्यूज क्या कर दूं, मैं पुट कर देता हूं। पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आ गया जी। मैं इसके लिए वन मोर फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा, देखो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट अगर मोल फ्रैक्शन दे या प्रेशर दे या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करवाए तो इससे निकाल सकते हो, लेकिन वो मोल फ्रैक्शन ना दे के मोल्स दे और उससे चाहे वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करवाए या कैसे भी कैलकुलेट करवाए तो आपको ये वाला यूज कर लो, है ना। इसके बारे में सोचो। और आपको ये भी ना दे और सीधा वेट दे, और हम जानते हैं कि अगर हमें केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका वेट दिया हुआ है तो हम उसका मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल कैलकुलेट करते हैं ना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। अगर ये है तो मैं, हो सकता है ना वो आगे पुट कर दे, तो यानी मैं मोल्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालूं तो और नया फॉर्मूला जनरेट हो गया जाएगा। सुनो क्या है, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले पे फोकस करना है, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, और नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये नंबर 2 है, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मैं इस वैल्यूज को पुट कर देता हूं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू क्या है, किसका मैं वेट करना चाहता हूं, मोल्स बी के मोल्स। अगर मैं यहाँ बी पुट करूंगा तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, उस हिसाब से पुट करें तो हो गया सर ये वेट ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी अपॉन किसका निकालू, वेट ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी, ये निकाल लो, है ना। ये इस तरह से आप वैल्यूज को पुट कर दोगे तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने जनरेट होके आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास 3rd नंबर का फॉर्मूला। वेरी गुड। अब देखिए हमसे एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या कंडीशन से पूछने वाला है आगे, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, ये जनरल है। अब 2 कंडीशन से है, ये कहाँ अप्लाई होगा और एक जो मैं बोल रहा हूं कहाँ अप्लाई होगा। अगर आपसे ये कहे कि इट इज द वेरी डाइल्यूट कंडीशंस, किसमें बात करें, डाइल्यूट कंडीशंस में बात करें, तब तो हम नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और ये अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म की बात कर रहा है तो ये काम चलेगा। चलिए पहले डाइल्यूट वाला ले आते हैं, है ना। 8 वेरी डाइल्यूट conditions at very dilute पे क्या होगा, उस पे दिया है तो देखो जरा, हम यहां से कर रहे हैं इसको स्टार्ट, कहां से, फ्रॉम फॉर्मूला टू से कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला 2, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये है बेटा, है ना, ये है। तो डाइल्यूट कंडीशन में क्या होगी कि वेरी डाइल्यूट कंडीशन, अगर आप बीकर में डाइल्यूट कंडीशन करोगे तो क्या मिलाओगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे, तो सॉल्वेंट की वैल्यू क्या कर रहे हो, इंक्रीज। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वहां बहुत ज्यादा हो गए, बहुत बढ़ गए हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या रह गए, बहुत ही कम। अगर डाइल्यूट कंडीशन है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे,
सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएंगे। अगर बहुत कम हो जाएंगे तो क्या हम उन्हें नेग्लिजिबल नहीं कर सकते? क्या कर सकते ना? क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक को जो है एक तालाब के अंदर डाल दोगे, तो इस कोल्ड ड्रिंक के पार्टिकल्स का तालाब के जो कंसंट्रेशन उस पर क्या ही इफेक्ट होने वाला है? नहीं ना। तो नेग्लिजिबल कंडीशंस होगी तो हम क्या कह सकते हैं? हेयर हेयर NB is very less as compared to Na। जो मोल्स ऑफ NB है वो इसके कंपेयर में बहुत कम है। तो इन दोनों के एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं एक को नेग्लिजिबल करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैंने यहां पर 10 मोल लिए हैं और आपके पास सोल्यूट के जो है 0.0001 मोल है, उसको आप 10 मोल में ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। तो यहां थी प्रॉब्लम, वहां के लिए नहीं कर रहे, यहां के लिए कर रहे। इसके एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूट कंडीशन में? नहीं। इसीलिए हम नेग्लिजिबल करके सिर्फ एक को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? बी नेग्लिजिबल हो जाएगा। बी खत्म ही कर देंगे हम। बी खत्म कर देंगे तो सिर्फ यहाँ क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा, Na रह जाएगा। तो ऊपर NB नीचे Na, फॉर्मूला जनरेट हो गया क्या? पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो यार, आया? आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो हमारे पास नया फॉर्मूला जनरेट होके आ गया ये। अब इस नए फॉर्मूले में मोल्स यानी अगर मोल्स से पूछे आप तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर आपसे वेट से पूछे, वेट दे दे, जो कंपोनेंट्स है उनके वेट दे, तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स कैलकुलेट करके आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो। तो हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट भी करके निकाल सकते हैं। अगर हमें वेट दिया है, मोल्स दिया है, मतलब वेट दिया है किसी का, तो उसके लिए नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दो। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला मोल्स की जगह। तो क्या हो जाएगा? पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू, यहां पर मैं वेट पुट करूंगा तो वेट ऑफ बी अपॉन अपॉन मास ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए। बेटा ये जो डिवाइडेशन है ना, ये मेन डिवाइडेशन है। ये जो डिवाइडेशन है ना, ये मेन है। इसको इस डिवाइडेशन में यू लाऊंगा तो m नीचे आ जाएगा, w ऊपर रह जाएगा, यहाँ का w नीचे रह जाएगा, m उलट के ऊपर चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना? अगर ऐसा है तो मैं क्या कर दूंगा, एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू w a अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहां डब्ल्यू ए नीचे रह जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू ऊपर उलट के एम ए चला जाएगा। तो ये क्या है? सोल्यूट का वेट है। ये क्या है? सोल्यूट का वेट है, सोल्यूट का मास है। सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का मास है। अरे आपको ये बात समझ में आई क्या? ये नया फॉर्मूला जनरेट होके आ गया। ये कौन है? ये कौन है? ये किसका है? ए कौन है? ये लिख देता हूं नीचे, है ना? ए, ए आपका जो है सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट है तो ए है, तो बी का है, ये वेट किसका है? सॉल्यूट का है। ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? सॉल्यूट का है। ये डब्ल्यू ए किसका है? सॉल्वेंट का वेट है। और ये एम ए क्या है? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो यस। ओके। अगर हमें ये तो किसके अंदर निकालना है बेटा? डाइल्यूट कंडीशन में। अगर हमें ये बात सिर्फ कंसंट्रेटेड में निकालने के लिए बोली होती तो हम क्या निकाल रहे होते? ये चीज निकाल रहे होते। ये चीज निकालेंगे तो जरा यहां देखो, यहां से मैं निकाल सकता हूं। चलिए मैं इसको रफ करके निकालता हूं, है ना? आप इसको एक बार फोकस कर लो, इसको एक बार देख लो डाइल्यूट कंडीशन पे। मैं इस चीज को यही रहने देता हूं, इसको रफ करके, और मैं कंसंट्रेटेड कंडीशन में यहाँ फिर कैलकुलेट करता हूँ। डाइल्यूट कंडीशन में तो आपको समझ में आ गया, अब मैं कंसंट्रेटेड पे भी निकाल के बताता हूँ। ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
किस पर? एट कंसंट्रेटेड, एट कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड कंडीशंस पर। हम डाइल्यूट पर तो हमने देख लिया है। कंसंट्रेटेड की बात करें तो हम कहां से ले रहे हैं? फ्रॉम फॉर्मूला फॉर्मूला सेकंड, वहीं से क्या कर रहे हैं? पी ए नोट माइनस पी एस इक्वल टू पी ए नोट अपॉन और इक्वल टू एक्स पी। सॉरी, देखो जरा, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हमने यहां पर जो निकाला है इसको क्या पुट कर दिया सेकंड फॉर्मूले में? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये पुट कर दिया। अब हमें ये यहां पर नेग्लिजिबल नहीं करना है, कंसंट्रेटेड कंडीशंस रखनी है, डाइल्यूट नहीं रखना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इफेक्टेड करेंगे, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेशंस में ही आपके पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो आपने क्या किया, उसका रोल प्ले होगा तो क्या कर दिया आपने? पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू, मैं यहां पर इसको इस तरह से पुट कर दूं क्या? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। आई थिंक ये दोनों कट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वन में। तो यहां पर क्या हो गया अपने पास? मैं यहां पर इसको रफ करके क्या लिख देता हूं? वन लिख देता हूं। कट जाएगा ना? कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। तो मैं सीधा यहां पर वन पुट कर देता हूं। वन पुट करूंगा तो इसको किधर लेके आऊं? इधर। इधर ट्रांसफर कर दूं ना, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस वन, माइनस वन। आई होप को आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे माइनस वन में करूंगा तो आपके पास इधर क्या बच गया? एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रेसिप्रोकल। मुझे ये वाली चीज नीचे चाहिए। रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस माइनस वन इक्वल टू, यहां पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी हो जाएगा। ठीक है ना? पहले एन बी था ऊपर, नीचे एन ए था, अब एन ए हो गया, एन बी हो गया। तो ये आ गया आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। अब बोलिए क्या करना है आपको बेटा? ये इसका एलसीएम लेना है। इस वाले का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी एस आ जाएगा। इसका एलसीएम आएगा तो एलसीएम का इसमें डिवाइडेशन करोगे तो वन बचेगा, वन को मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए नॉट बचेगा। ठीक है, माइनस यहां पर अपॉन में वन है नीचे, इसका उसमें डिवाइडेशन दोगे तो सेम वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और इसको करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। आई होप आपको यहाँ फोकस हो रहा होगा कि पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों यहां से कट गए। तो आपके पास क्या बच गया बेटा? आपके पास रह गया है पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, है ना? तो ये रह गया आपके पास। तो हम क्या करें इसको? किधर लिखे भैया? चलिए यहां पर इधर ले आते हैं, है ना? इस बात को यहां से मैं जहां लिख रहा हूं, चलो एक बार तो यहां लिख सकते हैं क्या? विजिबल होगा मुझे लगता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं। पर क्या बच गया मेरे पास? चलो यहां लिख देते हैं यार, इधर से इधर लिख देते हैं। यहां पर मेरे पास हो गया पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी।
अब मैं इसका भी रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? रेसिप्रोकल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो उलट जाएगा, उल्टेगा तो क्या होगा? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये भी उलट जाएगा। हमारे पास एक नया फॉर्मूला जो जनरेट हो गया है रेसिप्रोकल करने के बाद, ये आया है। अब आपको नोटिस ये करना है कि आपके पास जो ये वैल्यूज आई है यहां पर, और आपने जो वैल्यूज निकाली थी वेरी डाइल्यूट कंडीशंस के लिए, वो क्या आई थी? वेरी डाइल्यूट के लिए आई थी आपके पास पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू क्या था? ऊपर एन बी था, तो एन बी अपॉन एन ए, ये निकल के आया था। ये फॉर्मूला किसके लिए था? वेरी डाइल्यूट के लिए निकल के आया। और आप फोकस कीजिए, ये किसके लिए आया? कंसंट्रेशन के लिए निकल के आया। तो आपके लिए ये जो निकल के आया है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक चला, यहां तक ये लाइन जो है ये यहां तक, उसके बाद ये इधर से इधर आ गया, यहां से चला, इधर पुट किया, यू आए और यहां तक आ गई। ये पूरा जो मामला है ये किसका है बेटा? ये है आपका इधर वाला, यानी कि ये कंसंट्रेटेड। अब मैच कीजिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के लिए। देखिए यहाँ पी ए नोट माइनस पी एस था, वहां पी ए नोट माइनस पी एस है, लेकिन वहां अपॉन में पी ए नोट था, यहाँ पी एस है, और एन बी अपॉन एन है। बस इतना फर्क है कि यहाँ पर पी ए नोट है, यहाँ पर पी एस नोट है, सॉरी पी एस है ओनली, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो हमने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में जो डिवाइडेशन है कंसंट्रेटेड, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है, जबकि वेरी डाइल्यूट कंडीशन में जो हमने डिवाइडेशन देखा है वो वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्वेंट का है। तो पी ए नोट किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दोनों कंडीशंस पे, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड दोनों कंडीशंस पे हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप यार लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपनी प्रेजेंस जरूर रिप्रेजेंट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, और अब की बार जो हम लेके आएंगे वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बाद वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस और वांट ऑफ फैक्टर को लेके आएंगे, और आफ्टर दैट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ। थैंक यू।